देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कंपोजिशन स्कीम का मतलब क्या होता है। कंपोजिशन स्कीम का मतलब होता है एक छोटा व्यापारी जो साल में 75 लाख रुपए से नीचे की ट्रांजेक्शन करता है। गवर्नमेंट उसको एक छोटे लेवल का बिजनेसमैन मानते हैं, जिसको गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया दिया वो किसके अंदर जा सकता है, कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है। कंपोजिशन स्कीम में आने का बेनिफिट क्या है कि उसको गवर्नमेंट के फुल रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने उनके लिए खुद ही एक छोटा सा रूल बनाया। जैसे आप लोग अगर नॉर्मल ट्रेडर हो साल में 37 रिटर्न भरोगे, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाते हो तो साल में आपको 37 रिटर्न भरनी पड़ेगी और एक टैक्स का छोटा सा अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना है, या वो 2% भी हो सकता है या 5% भी हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम, जो छोटे व्यापारियों के लिए गवर्नमेंट ने इसको लाया है। ठीक है, अब इसके नुकसान भी थोड़े से हैं। इसके नुकसान क्या है कि जो आप टैक्स लगा के माल खरीदोगे तो उसका टैक्स आप गवर्नमेंट से वापस नहीं ले सकते। ठीक है, एक तो नुकसान ये कि अगर आपने पूरे महीने में 1 लाख रुपए का माल खरीदा, उसका आपका 18% टैक्स लगा, तो कितना हो गया आपका 18,000 रुपये आपने गवर्नमेंट को तो दिया है, लेकिन गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, रिफंड नहीं करेगी। वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर होता है। दूसरा, फिर आप जितने का माल पूरे साल में बेचोगे उसका 1% गवर्नमेंट को और देना पड़ेगा। तो आपके दो नुकसान है, मतलब गवर्नमेंट को दो तरीके से फायदा होगा। एक तो जो आप माल खरीद रहे हो उस पर भी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, दूसरा कि जो आप टोटल सेल करेंगे उस पर भी आपको एक छोटा सा परसेंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं। तो इस स्कीम में आने से गवर्नमेंट के दो फायदे हैं कि एक तो आपको जो टैक्स आप गवर्नमेंट को दोगे वो भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, और दूसरा आपको पूरे साल में टैक्स देना पड़ेगा। अब कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए कौन कौन लोग लायबल हैं, कौन कौन लोग लायबल नहीं है। तो सबसे पहली चीज ये सोच के चलना है कि जिसका टर्नओवर साल में 75 लाख रुपए से नीचे का होगा वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आएंगे। लेकिन इन कंडीशन के बाद पहली कंडीशन है कि अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर कितने का, अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 75 लाख रुपए से नीचे का है तब वो इसके अंदर आएंगे, लेकिन अगर 75 लाख से ऊपर है तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाएंगे। एक चीज याद रखना, यहाँ पर लिखा है ग्रेटर देन, क्या लगा है यहाँ पर आपका, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है जो इससे बड़ा है। क्या होता है, जो इससे बड़ा है। यहाँ पे लिखा है लास्ट ईयर टर्नओवर 50 लाख। अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम में बोला था कि अगर कंपोजिशन स्कीम में किसी का टर्नओवर ग्रेटर देन 50 लाख रुपीज है तो उसको कंपोजिशन स्कीम के अंदर वो नहीं आ सकता। लेकिन गवर्नमेंट ने इसी टर्नओवर को कितना कर दिया, 75 लाख कर दिया। जिसका टर्नओवर साल में 75 लाख रुपए से ऊपर होगा वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे हम लोग बिजली के सॉफ्टवेयर सेल आउट करते हैं, लोगों का जाके सर्विसेज देते हैं, तब भी हमें कंपोजिशन स्कीम के अंदर हम लोग नहीं आएंगे। तीसरा, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई भी पर्सन 1 रुपए की भी ट्रांजेक्शन दूसरे स्टेट में करेगा तो क्या आ जाएगा, आपका इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी, तब भी वो किसके अंदर नहीं जाएगा, आपका कंपोजिशन स्कीम के अंदर वो नहीं आएगा। ठीक है, 3 तो हो गए। पहला रूल क्या था कि जिसका टर्नओवर ग्रेटर देन 75 लाख रुपए से बड़ा होगा वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आएगा। दूसरा, जो लोग सर्विसेज देते हैं वो भी जीएसटी के कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आएंगे। तीसरा लिखा है कि अगर कोई पर्सन जिसका इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई होती है, वो भी जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद दिखा है, फोर्थ लिखा है नॉट सप्लाइंग गुड्स ऑन विच जीएसटी इज नॉट लेवी, जिसके अंदर जीएसटी लगा ही नहीं है। अब पेट्रोल के अंदर जीएसटी लगा नहीं है, अगर आप उसका बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, अगर आप उसका बिजनेस करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आएंगे। कंपोजिशन की स्कीम के अंदर वो लोग आएंगे जिसपे जीएसटी लोग लगा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर कोई ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा है, किसका बिजनेस कर रहा है, ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा है, तब भी वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर कोई पर्सन किसी गवर्नमेंट के द्वारा दिए गई लिस्ट के अलावा कोई प्रोडक्ट बनाता है वो भी किसके अंदर आएगा, वो भी कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आएगा। और आपका सेकंड लास्ट है जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। कौन है, जो कैजुअल पर्सन। आप पता है कैजुअल पर्सन कौन से होते हैं, जैसे मैं एक विंटर का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, मैंने कहा 3 महीने के बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके बाद मुझे बिजनेस स्टार्ट नहीं करना आगे, तो मैं उस समय कैजुअल पर्सन कहलाता हूँ। कैजुअल बिजनेसमैन होता है, इसका मतलब होता है कि आप कुछ टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन काम नहीं होगा।
तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप कैजुअल पीरियड के लिए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तब भी आपको आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं जाएंगे। और उसके बाद उसने बोला कि अगर कोई इंडिया का नागरिक नहीं है वो भी कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं जाएगा। तो सर इसके अंदर तो ऑलमोस्ट सभी कवर हो रहे हैं, पर इसके अंदर एक छोटा सा जो रेस्टोरेंट में सर्विसेज देता है ना वो यहाँ पर इसके अंदर नहीं है। बाकी सब आप कोई बिजनेस उठा के देख लो, वो बाहर ट्रांजेक्शन तो करता ही करता होगा। अगर बाहर ट्रांजेक्शन नहीं करता तो उसका ई कॉमर्स का बिजनेस होगा, मतलब ऑनलाइन से अपने प्रोडक्ट को बेचता होगा, जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन, ये काम करता होगा। नहीं तो क्या करता होगा, इसका टर्नओवर 75 लाख से ऊपर। तो गवर्नमेंट ने जो स्कीम लाए ना कंपोजिशन, वो बड़े सोच समझ के लाएंगे किन किन लोगों को इसके अंदर आना, किन किन लोगों को इसके अंदर नहीं आना। तो आप ये लिस्ट देख लीजिएगा, आप किसी के पास काम करने जाते हैं और वो इसके अंदर क्राइटेरिया के अंदर आता है तो आप उनको बोलोगे कि सर हमका कंपोजिशन स्कीम तो हम आएंगे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कि क्या क्या चीज़, अब कंपोजिशन स्कीम आपके ऊपर फिक्स नहीं है कि आप लोगों को लेनी ही लेनी है। अगर नीड है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उन्होंने बोला है कि अगर आपको कंपोजिशन स्कीम चाहिए तो आप ले सकते हैं, ऑप्शनल है, ये नहीं कि आपको लेनी ही लेनी है, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन स्कीम क्या है आपकी ऑप्शनल स्कीम, अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है तो ले लीजिए, नहीं तो कोई। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कैन नॉट अलाइव इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जितने पे आप माल खरीदेंगे उसका कोई भी आपको टैक्स नहीं मिलेगा। तीसरा लिखा है कैन नॉट चार्ज जीएसटी फ्रॉम कस्टमर, आप कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते। क्या कर सकते हैं आप लोग, कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते, जो आप बिल लोगे उसका आप टैक्स फ्री का बिल काटोगे, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि जो आप बिल उसको इशू करोगे उसकी हेडिंग पे लिखा होना चाहिए बिल ऑफ सप्लाई इन प्लेस ऑफ टैक्स इनवॉइस, मतलब जहां आप टैक्स इनवॉइस लिखते थे आप उसकी जगह आप क्या लिखोगे, आप बिल ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हो तब नहीं, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आते तो आप हमेशा क्या लिखोगे वहां पर टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो याद रखना कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं तो आप टैक्स इनवॉइस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लोग, बिल ऑफ सप्लाई। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि अगर आप लोग माल खरीदते हो जितना भी आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं उसका आपको क्या नहीं मिलेगा, ITC नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, अगर मैंने 2 लाख रुपए का माल खरीदा है उस पर 5,000 रुपए का टैक्स दिया है तो गवर्नमेंट मुझे टैक्स रिफंड कर देती है। क्या कर देती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उसका टैक्स आपको वापस कर देती है। लेकिन अगर आप इस स्कीम के अंदर आओगे तो गवर्नमेंट आपको टैक्स वापसी नहीं करेगी। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से पढ़ना है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हो तो आपके बिल पे हमेशा लिखा होना चाहिए बिल ऑफ सप्लाई कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लायर। ये आपके बिल पे स्पेशली मेंशन होना चाहिए कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं तो आप स्पेशली बोल देंगे कि सर हम कंपोजिशन स्कीम वाले हैं, तो इनके बिल पे अलग से मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका बोर्ड लगा होगा, जैसे लगा होगा ना आपका, अगर आप नीचे आए थे तो आपने देखा था एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज का बोर्ड लगा हुआ था, अगर आपके पास ऐसा बोर्ड होगा तो उस पर लिखा भी होना चाहिए कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। आप इसको जिस दिन से आपका GST आएगा उस दिन से आप इसको क्या कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हर साल गवर्नमेंट को इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है कि सर मैं इस साल भी कंपोजिशन स्कीम के अंदर रहूंगा। जब तक आप गवर्नमेंट को बता देंगे सर अब मैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं रह सकता, तो आप गवर्नमेंट को एक इंटीमेशन देना है, अदरवाइज कोई देने की इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है। अब किस पे कितने कितने % लगेगा वो देख लो। इससे पहले लिखा है कि किन किन लोग, क्या और भी कुछ कंडीशन है जो अगर कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं। वो कंडीशन क्या है कि जो आपके पास स्टॉक है वो इम्पोर्टेड गुड्स नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, किसी फॉरेन कंट्री से लाया हुआ गुड्स नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो आपका स्टॉक है वो किसी दूसरे स्टेट से नहीं खरीदना चाहिए, ये दूसरे कंट्री के लिए है या आपका दूसरे स्टेट, जैसे दिल्ली है आप यूपी से कोई माल खरीदा नहीं होना चाहिए। अगर ये भी कंडीशन आती है कि आपका जो स्टॉक पड़ा है वो दूसरे स्टेट का है तब भी आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं जाएंगे। उसके बाद कि अगर जो भी आपने स्टॉक खरीदा है तो GST के अंदर अनरजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। जो भी आप माल खरीद रहे हो सारा GST के अंदर रजिस्ट्रेशन वाले पर्सन से ही आपको माल खरीदना है। अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीद लिया GST के अंदर तो आपका कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया देखते हैं कि अगर कोई माल बनाता है तो उस पर पूरे साल का 2% चार्ज हो। अगर वो 10 लाख का माल बेचेगा
तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपको 2% टैक्स देना है। कितना देना है आपको? 2%। रेस्टोरेंट वाले को 5% टैक्स देना। क्या देना? रेस्टोरेंट वाले को 5% टैक्स देना, और 1% फॉर द अदर, जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि ये पर्सन पे 1% टैक्स लगेगा, वो इसके अंदर आएंगे। तो याद रखना कंपोजिशन स्कीम में 2-3 तरीके के टैक्स है, तो 2% है, एक 5% है और दूसरा 1%। लेकिन याद रखना ये जो 2% है तो 1% आपका HGST हो जाएगा और 1% आपका CGST हो जाएगा। और जो यहाँ पर 5% लिखा है ना, इसमें HGST 2.5% और CGST आपका 2.5%, और यहाँ जो 1% है ये भी आपका वही कॉन्सेप्ट चलेगा। एंड अगर सर मैं इसमें बीजी में काम करूँ तो कंपोजिशन स्कीम में बीजी के अंदर किस तरीके से काम कर सकता हूँ वो देखिए। सबसे पहले मैं एक कंपनी बना लेता हूँ यहाँ पर, जो कंपनी का नाम कंपनी बन गई। फिर GSTN नंबर डाल देता हूँ मैं यहाँ से। अब ये माल समझ के लो, हम कंपोजिशन स्कीम में काम कर रहे हैं और हमने इन पार्टियों से माल खरीदा है। किसमें काम कर रहे हैं? इन पार्टी से माल खरीदा है। तो मैं आपको खाली 3 एंट्रियाँ करा के दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग खुद देखना इसमें क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे यहाँ पासवर्ड डिटेल डाल दिया, कंपनी को सेव करो। ट्रांजेक्शन करने के लिए हम लोग कहाँ पर आए? हम ट्रांजेक्शन के अंदर आए। अब याद रखना जो GST का नया BG का नया वर्जन आया है 2.3, उसके अंदर आपको सप्लाई इनवर्ट लिखा होगा, सप्लाई आउटवर्ड लिखेगा। अब सर ये सप्लाई वर्ड क्यों लाए? किसी को पता है सप्लाई क्यों लाए? क्योंकि GST में एक ही वर्ड यूज हो रहा है। क्या वर्ड है वो? सप्लाई यूज हो रहा है। या तो माल की सप्लाई हो, या फिर आपकी सर्विस की सप्लाई हो, या तो गुड्स की सप्लाई होगी आपकी, या सर्विसेज की होगी। तो इसलिए बीजी वालों ने क्या करा, यहाँ पर इसका नाम चेंज करके जो आपका सेल था उसको सप्लाई आउटवर्ड कर दिया, और जो परचेज थी उसको आप क्या डाल दिया? सप्लाई इनवर्ट डाल दिया। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको ऐसा कर दीजिए, यहाँ पर सेल लिख दीजिए, यहाँ परचेज लिख दीजिए, वो भी आप लोग कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन के अंदर आके जनरल के अंदर आएंगे तो यहाँ पर लिखा होता है चेंज वाउचर टाइप कैप्शन। आप यहाँ से जाके ये चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका सेल हो गया और ये आपका परचेज। तो हम इस पर स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर काम करने आए, मैंने यहाँ तारीख डाली। एक चीज और देखना आप लोग ध्यान से कि आज के बाद जब भी आप बीजी के 2.3 वर्जन में काम करेंगे तो यहाँ पर एक टॉपिक आ रहा है RCM। क्या लिख के आ रहा है? मैंने अभी नई कंपनी बनाई, मैंने कुछ भी नहीं करा। मैं सेल के अंदर आऊँगा तब भी आप देखो सेल में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन परचेज के अंदर आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पर लिख के आ रहा है RCM। तो इसका मतलब जानता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या है टॉपिक का नाम? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट अभी हम थोड़ी देर में इसको कवर करते हैं। पहले ये समझना कि जब आप परचेज करेंगे तो आपके पास आप बाय डिफॉल्ट 2 सीरीज आएगी। कितनी सीरीज आएगी आपके पास? 2 सीरीज। एक में तो मेन लिखा होगा, दूसरे में लिखा होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। RCM का मतलब क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब होता है उल्टा चार्ज करना। अब इसको बताऊंगा कैसे इसको गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल करा है। पहले आप ये कंपोजिशन स्कीम के बिजनेसमैन को समझिए किस तरीके से आप लोग काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ साथ साथ तारीख कितनी दे रखी इन्होंने? 1/4। वाउचर नंबर देखिए, एक मैसेज भी आएगा, पढ़िए।
ये लिखा है सिंस टैक्स टाइप इज जीएसटी, कि अब पता है आप लोगों को जीएसटी कब आया है इंडिया में, 1 अप्रैल को आया है, सॉरी 1 जुलाई को आया है, तो यहाँ पर 1 जुलाई में अगर आप उससे पहले की कोई डेट डालेंगे देन ये इंटीमेशन आपको करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद वाउचर नंबर डालेंगे, जो भी वाउचर नंबर है 1718/1156। टाइप में सोच के डालेंगे, क्या लिखा है यहाँ पर, क्वांटिटी 150 है, परचेज प्राइस 380 है और सेल प्राइस आपका 400 मान लेते हैं। जीएसटी नंबर कितने से स्टार्ट हो रहा है, 07 से। अगर 07 से तो उसका मतलब कहाँ की पार्टी हो गई है, दिल्ली की पार्टी हो गई, और टैक्स रेट कितना है इस पे 18% चार्ज हो रहा है। कितना हो रहा है, 18%। इंटर मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को। पार्टी का नाम आशीष है तो हम यहाँ से आशीष बना लेंगे। ठीक है, ग्रुप में हम लोग क्या लेंगे, क्रेडिटर। किसी को पता है बैलेंस शीट में कौन सी साइड में इफेक्ट करता है, फिर आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है जीएसटीएन नंबर। देखिए आप जब भी काम करें तो सबसे पहले आपका जो स्पिन नंबर है ना, वो नंबर यहाँ पर मैच होना चाहिए, पहले 2 डिजिट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जीएसटी के अंदर वर्किंग कर रहे हैं तो आपके स्टोर कोड पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ASD PA, देन आपका 0 एंड P1 2 3, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, अगर आपके पास जो 12 के बाद एक वर्ड आएगा वहाँ पर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, मोस्टली आपका 1 ही होता है, एंड देन Z होगा और फिर आपको कोई भी एक नंबर हो सकता है। आज मैं आपको जीएसटी का पैटर्न ही बताऊंगा। गवर्नमेंट ने जीएसटी नंबर लाए, उसके अंदर उन्होंने कैसे कैसे कॉन्सेप्ट को बनाया और क्या क्या चीज़ उन्होंने ध्यान रखने को बोली, वो भी अभी हम लोग कवर करते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने मैनेज स्टोर लिख दिया। अब आइटम हमारे पास स्लाइडर, फास्टनर स्लाइडर है तो हम फिर से आइटम बनाएंगे स्लाइडर 01। ग्रुप में जनरल लगेंगे पीस और 400 एंड 380 एंड HSN कोड की फुल फॉर्म बता दी, हार्मोनाइज्ड सिस्टम SSC सर्विस अकाउंट नंबर। अगर कोई माल बेचता है तो वो HSN कोड डालेगा, और अगर वो माल नहीं बेचता तो क्या करेगा, वो सर्विस अकाउंट नंबर डालेगा। अगर कोई सर्विस देता है तो क्या डालेगा, आपका सर्विस अकाउंट नंबर। किसी को पता है कि सर मैं वर्किंग करने गया, सर ने मुझसे कहा HSN कोड डाल दो, मुझे पता नहीं, तो कैसे HSN कोड डालेंगे वो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। HSN कोड का लास्ट टाइम मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, किसी को याद है? मैंने बोला था कि अगर जिसका टर्न ओवर 0 रुपए से लेके 1.5 करोड़ के बीच में, तो उसको कितने डिजिट शो करने, 2 डिजिट। लेकिन वो बिल में शो करना चाहे तो कर सकता है। अगर जिसका टर्न ओवर पूरे साल में 1 रुपए से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक का है तो उसको HSN कोड शो करने की जरूरत नहीं है। जिसका 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, उसको 2 डिजिट शो करने की जरूरत है, और जो 5 से 10 है तो उसको 4 शो करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप जहाँ वर्किंग करने जाएंगे तो मोस्टली आपको 4 नंबर ही मिलेंगे। www.gst.gov, ठीक है। तो इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। इस वेबसाइट के अंदर रोज रोज नए नए चेंज आ रहे हैं, गवर्नमेंट यहाँ से चेंज को ला रहे हैं। आप इस पर क्लिक करके HSN कोड यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं लास्ट टाइम आपको बताया हुआ थी कि मैं जीएसटी की रिटर्न बनना भी सिखाऊंगा, तो जीएसटी का ऑफलाइन टूल भी आ चुका है। अगर आप लोग यहाँ देखें तो आपको जीएसटी का ऑफलाइन टूल के ऊपर दिख रहा होगा।
पेज बंद कर रखा है। शायद मेंटेनेंस में चल रही है, इसके लिए कुछ भूलिए आए तो आपको यहाँ से ही मिल जाएंगे, नहीं तो मैंने एक वेबसाइट बता रखी है, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। बट आप लोग जीएसटी को ज़्यादा ही करना, जीएसटी से ही निकालना, जीएसटी के पोर्टल से ही, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आना, यहाँ की पहली वेबसाइट होगी आपकी, यहाँ पर जाके इसमें से कोड से निकाल लेना आप लोग वेबसाइट से, बस अपनी आइटम का नाम डाल देना यहाँ पर, प्रोडक्ट कोड, इससे आपको HSN कोड यहाँ पर शो हो जाएगा। चैप्टर वाइज भी HSN कोड डाल सकते हैं आप, यहाँ से चैप्टर के हिसाब से भी पढ़ के भी देख सकते हैं मेरी कौन सी आइटम का बिजनेस है, तो आप यहाँ से क्लिक करके भी HSN कोड देख सकते हैं। बिजनेस की आइटम रिलेटेड होगी सारी आइटम का कोड यहाँ पर आ जाएगा। देन आगे मेरे पास ऑलरेडी कोड दे रखा है, तो मैं वो कोड को फिलअप कर दूंगा। देन टैक्स कैटेगरी 18% और 18% डाल के सेव कर। कितनी मैंने पूछा, यहाँ पर 150 पीस बोली है, तो मैं यहाँ पर 150 डाल देता हूँ। देन मैंने एक और आइटम खरीदी है, स्लाइडर 2 पीस 400 380 एंड देन HSN कोड, इसके बाद टैक्स रेट एंड देन सेव। ये भी 150, काम खत्म हो गया। ऊपर एल है तो नीचे भी क्या आ जाएगा आपका CGST 9% और SGST 9%, काम खत्म हो गया। देन इसको F2 से आप लोग सेव कर दीजिए। सेव हो गया, कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे सेव हो गया। अब एक L वाला काम कर लेता हूँ छोटा सा, आई वाला करना है या आप लोग कर लेंगे? देख लीजिए आई वाला एक बार, एक और। ये L वाला इसलिए लगाया था कि शायद कुछ बच्चों को नहीं पता, क्योंकि इसका टिन नंबर 07 से स्टार्ट हो रहा है और मेरी कंपनी का भी टिन नंबर कितने से स्टार्ट हो रहा है 07। जब आप 07 होता है तो आप यहाँ पर क्या लेंगे? L का मतलब होता है लोकल स्टेट ट्रांजेक्शन। क्या होता है? लोकल स्टेट ट्रांजेक्शन। अगर यहाँ पर LL करेंगे तो यहाँ पर देखो बोला भी है 12%, 18% एक्सपेंस 28%, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कितना ले लिया आपका 18%। अब मैं आई मतलब कब लेंगे? जब दूसरे स्टेट की पार्टी होगी तो आई लेंगे। आई लगाओगे तो नीचे यहाँ मेंशन करेगा कि आपको एक ही टैक्स लगाना है, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है हमारा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और पार्टी का नाम है कुमार एंड सन्स, तो F3 करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कुमार एंड सन्स। ग्रुप में सन्ड्री डेबिटर्स डालेंगे, इसको नो करेंगे। अब यहाँ पर देखो इसका टिन नंबर कितने से स्टार्ट है? 05 से। 05 में तो कहाँ की पार्टी हो जाएगी हमारी? ये उत्तराखंड की हो जाएगी पार्टी, और इसका टिन नंबर 05 से डाल दो। कितना? ASD PQ देन 1578 T125। अब इसको हम यहाँ से सेव करें। हो गया। अब ट्रांसपोर्ट का नाम होगा तो ट्रांसपोर्ट का नेम भी फिलअप करना है, GR नंबर, व्हीकल नंबर, स्टेशन सब फिलअप करना है। देन हमने सिर्फ 2 आइटम खरीदी है। जिप 1 का F3 से बनाया मैंने, जिप 1 पीस, रेट वही 400 380। देन HSN कोड सेम, देन सेव, क्वांटिटी 150 एंड देन F3 का था मैंने बोला यहाँ पर जिप 2 पीस 400 380 एंड देन टैक्स रेट 18%, देन सेव, क्वांटिटी 150। देन ऊपर IGST के नीचे भी क्या जाएगा आपका IGST 18। ये हमने काम कंप्लीट कर लिया, हमारी परचेज कवर हो गई पूरी। अब बात आती, हाँ, अगर हम किसी आइटम में HSN कोड नहीं डालेंगे तो फिर वो परचेज हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन जब आप यहाँ से ऑनलाइन रिटर्न भरेंगे तब वो रिटर्न में आपको एरर शो कर देगा कि जो आप रिटर्न भर रहे हैं वो एरर दिखाएगा। ठीक है, जब भी आप रिटर्न भरें तो HSN कोड डालना कंपलसरी है, गवर्नमेंट इसलिए लाए। अब सेल कर रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं, लेकिन हमने क्या बोला था कि जब हम सेल करेंगे और अगर हम कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है बिल के ऊपर?
बिल के ऊपर सबसे पहले क्या लिखा होना चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई। अब लिखा नहीं होगा टैक्स इनवॉइस सप्लाई, कहीं नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे आप लोग, बिल ऑफ सप्लाई। और हमने क्या बोला था, हम कस्टमर से क्या चार्ज नहीं करेंगे, हम लोग कस्टमर से जीएसटी भी चार्ज नहीं करेंगे। फिर कैसे बिलिंग करेंगे आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर तारीख सबसे पहले देखिए, इनवॉइस की तारीख क्या है जब हमें बिल काटना है। नीचे भी आगे स्लाइड कर लेते हैं। ठीक है, बिल काटना है 10 को, तो हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन 10 साथ होना चाहिए हमारे पास। वाउचर नंबर ऑटोमेटिक करना पड़ेगा क्योंकि अब वाउचर नंबर ऑटोमेटिक चल रहा है। तो उसके लिए आप बाहर आएंगे, दैन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फीचर ऑप्शन के अंदर जाके एंड देन यहाँ से आउटपुट सप्लाई पे यहाँ से वाउचर नंबर को ऑटोमेटिक कर देंगे। एंड देन 0 पर 0 तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, देन लेंथ में आना और बोल देना 0, फिर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, देन टाइप पे आएंगे। अब हम यहाँ से क्या लगाएंगे, हम लेंगे यहाँ पर एग्जाम। ठीक है, फिर हम यहाँ से पार्टी का नाम डालेंगे, पशुपति F3 से बना लेंगे यहाँ से। ट्रेडर था, डेप्टर्स आ गया। अब मुझे क्या इसका जीएसटी नंबर फॉलो करने की ज़रूरत है, हाँ डालने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब आपके बिल पे टैक्स तो लगाना ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है, और हमने इसको सेव कर दिया। देखिए ऊपर आई लिखा है, तो हम यहाँ से आई एल लेके ही चलना है, क्योंकि कंपोजिशन में हम आई तो लगा ही नहीं सकते। देन आइटम 01 सेव करेंगे एंड देन 02, काम खत्म, कोई टैक्स लगाना नहीं है। अब आप इसको क्या कर दो, ऐसे ही सेव करो, या आपको ऐसे ही सेव करना होगा। ये मैसेज आएगा ही आएगा, आप लोगों को मैसेज को हटाने के लिए वार्निंग अलार्म पे जाना है और यहाँ से ये मैसेज आप हटा देंगे। कंपोजिशन स्कीम है, कंपोजिशन स्कीम में टैक्स कोई चार्ज नहीं करेगा। देन यहाँ से एग्जाम डालिए, देन यहाँ से पार्टी का नाम यहाँ पर, देन क्वांटिटी, टैक्स रेट एंड देन आप इसको सेव करें। हो गया, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ये कि आपके बिल पे अब भी लिख के आएगा बिल। अब आगे देखो, बिल ऑफ सप्लाई। तो जीएसटी के अंदर ये आपको स्पेशली मेंशन करके चलना है कि आप जो काम कर रहे हो वो क्या है, आपका बिल ऑफ सप्लाई। क्या है आपका बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, और नीचे भी यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन में डाल देना आई एम ए कंपोजिशन स्कीम पर्सन। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखा होना चाहिए ऊपर बिल ऑफ सप्लाई। ये कब करेंगे, तब अगर हम कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं। तो समझ में आया। अब देखिए इसका आपको नुकसान क्या है अगर आप लोग कंपोजिशन स्कीम में जाएंगे। याद रखना, जो आपने यहाँ पर पैसा दिया है टैक्स का, आपने कितना पैसा दे दिया, 20,520 रुपये। ये आपकी कॉस्टिंग में जुड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। मिलेगा कोई आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, आपकी कॉस्ट का तो पार्ट हो जाएगा। तो अब ये भी देखो, ये तो हुआ नहीं कॉस्ट का पार्ट। अगर आप चाहते हो कि जो आपने टैक्स पे करा है मुझे गवर्नमेंट रिफंड तो करेगी नहीं, ये जो टैक्स मैं पे कर रहा हूँ इसकी कॉस्टिंग में जुड़ जाए। तो आप लोग क्या करना है, जब आप काम करें तो आप इस टॉपिक को यस करके एक टॉपिक को यस कर देना, इफेक्ट द कॉस्ट इन परचेज। अब इसको करने से बेनिफिट ये है कि जितना आप पैसा देंगे वो सारा कॉस्टिंग में ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 380 रुपये आ रही है। देन जब मैं आगे जाके इसको सेल करूंगा ना, इसी आइटम को, स्लाइडर को, देन आप देखना स्लाइड में जिप करना है।
वो यहाँ आएगा आपका। डेट गलती सेल के अंदर भी डेट सही करनी चाहिए हमें। मैंने कॉस्टिंग नहीं उठा रहा, मैंने इससे क्या होता है आपकी कॉस्टिंग इसी में जुड़ जाती है आपके प्राइस में। जब आप आगे सेल करेंगे, आगे परचेज करेंगे, तो आपको बता देता है कि आपका इतना अमाउंट। अब ये आपका कंपोजिशन स्कीम का टॉपिक था जो आज हमने पूरा कवर करा है। अब याद रखना कि जब कंपोजिशन डीलर रिटर्न भरेगा उसके लिए GSTR 4 है। क्या है आपकी GSTR 4। मैंने आपको बताया था GSTR 1 किसके लिए होती है, सेल वालों के लिए होती है, GSTR 2 परचेज वालों के लिए, GSTR 3 दोनों को कंबाइन करने के लिए, और जो आपकी GSTR 4 रिटर्न होती है वो किसके लिए भरी जाती है, आपकी कंपोजिशन स्कीम होते हैं उनके लिए रहती है। और ये रिटर्न आपको मंथली बेसिस पे नहीं भरनी है, आपको क्वार्टरली बेस पे भरनी है। कब भरनी है आपको रिटर्न, ये क्वार्टरली बेस पे भरनी है, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ से आके रिटर्न भर सकते हैं अगर आप कंपोजिशन के अंदर हैं तो ये आपका कंपोजिशन का टॉपिक था जिसके अंदर हमने देखा कि कंपोजिशन होने के लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया को फॉलो करना है। जब हम कंपोजिशन के अंदर आएंगे तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन में अगर हम लोग इन्वॉल्व हैं तो हमें टैक्सेबल, हमें कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं जा सकते। हमारे पास बिल में हमें क्या क्या लिखना होना चाहिए था, किस किस का टैक्स हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद इसके बिल पे क्या लिखा होना चाहिए, जो आपके पास बोर्ड होगा बोर्ड के ऊपर भी क्या लिखा होना चाहिए। साथ साथ हमने देखा था कि जो हमारे पास स्टॉक होगा उसको वो इम्पोर्टेड गुड नहीं होना चाहिए, स्टॉक ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरे स्टेट का परचेज करा हुआ नहीं होना चाहिए, और ऐसे किसी लोगों से आपने ना खरीदा जो अनरजिस्टर्ड डीलर के अंदर आते हैं। ये आज का आपका टॉपिक था। उसके बाद अगर कोई कंपोजिशन स्कीम के अंदर काम करता है, जो अगर पूरे साल में अगर वो मैन्युफैक्चरर का वो 2 करोड़ रुपए का माल बनाता है तो उसके ऊपर आपको 2% गवर्नमेंट क्या करना पड़ेगा, अलग से टैक्स देना पड़ेगा। एक तो आप माल बेचते हो भी टैक्स दोगे, दूसरा जब आप एनुअली रिटर्न भराओगे जितनी आपकी टोटल सेल होगी उसका भी आपको कितना % देना पड़ेगा, 2% देना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर आप रेस्टोरेंट में हो तो आपको 5% देना पड़ेगा, और 1% फॉर अदर, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि ये पर्सन इसके अंदर आएंगे उन पर 1% चार्ज होगा। याद रखना अगर आप कंपोजिशन के अंदर काम कर रहे हो तो आपका कोई दूसरे स्टेट की ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ परचेज तो कर दी, लेकिन आप लोगों ने बताया नहीं कि सर ये जो परचेज आप कर रहे हो बाहर के स्टेट की, और कंपोजिशन स्कीम में तो उन्होंने स्पेशली बोल रखा है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम वाले हो तो आपकी परचेज कहाँ की नहीं होनी चाहिए, बाहर की नहीं होनी चाहिए। जो भी आप परचेज करेंगे वो विद इन स्टेट होनी चाहिए। तो एक चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए, अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं तो आप कभी भी बाहर से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, आपकी लोकल की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। ये आपका कंपोजिशन का एक टॉपिक है। तो आज आप लोगों ने देखा कि आज हमने एक अपना नया टॉपिक कवर किया जिसका नाम कंपोजिशन स्कीम था।